हाय एवरीवन। अभी तक हमने जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखा है वो हमारे ब्राउज़र के अंदर ही रन होता है और ब्राउज़र के अंदर ही हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। जो भी बेसिकली कर रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए हैं वो सब कुछ हमने अपने ब्राउज़र के अंदर ही किया है। लेकिन अगर हमें मान लो कोई दूसरे जगह से कोई भी डेटा लेके आना हो तो वो हमने नहीं किया है। जैसे कि एक यूज़र का डेटा कहीं डेटाबेस में रखा होगा तो उसको हमें कैसे एक्सेस होगा ये सब करना अभी हमने नहीं सीखा है। और मतलब किसी दूसरे मशीन से बातचीत करना जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके ये सब हमने नहीं सीखा है। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। अभी हम बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक लेवल पे सीखेंगे, फिर आगे आने वाली वीडियोस में एकदम अच्छे से कोड का यूज़ करके सीखेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है, तो आप जाके वो वीडियो देख लो। यूट्यूब पे अगर आप जाके सर्च करोगे HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और फिर यहाँ पे मेरा नाम डाल देना, यहाँ पे चैनल का नाम जो भी है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वॉच दिस बिफोर लर्निंग HTML। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। मैंने एकदम ही इन डिटेल एकदम अच्छे से बताया है और ये कोर्स की एक्चुअल में फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, एक्चुअल में सेकंड वीडियो है लेकिन फर्स्ट मेजर वीडियो है इस पूरे वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। एक बार मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट, फिर उसके बाद यही वाली वीडियो है। तो उसमें मैंने एकदम अच्छे से बताया था कि HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है और हमारा ब्राउज़र दूसरे मशीन से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक हल्का सा देख लेंगे क्या होता है। तो जैसे कि हम सर्च बार के अंदर कोई भी URL जब एंटर करते हैं तब एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को। अभी एक बार हम अपना खुद का प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। नेटलीफाई के अंदर जो डिप्लॉय किया था एक वो वाला था, क्या नाम है उसका, फोकस ऑन टुडे, फोकस ऑन टुडे ये वाला। तो ये प्रोजेक्ट हमने नेटलीफाई के ऊपर अपलोड कर दिया है। इसको जैसे ही हम अपने ब्राउज़र के सर्च बार के अंदर डाल के एंटर करते हैं एक सिग्नल जाता है। कहाँ पर जा रहा है? अब ये कोड जो है ये हम अपने लोकल सिस्टम से नहीं उठा रहे हैं, हमने लोकल सिस्टम पे लिख के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर दिया। जैसे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं वैसे हमने नेटलीफाई के सर्वर पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पर अगर हम नेटलीफाई खोलेंगे, मैंने यहाँ पे अपलोड किया था इसको, यहाँ पर ये देखो फोकस ऑन टुडे। तो यहाँ पर इसका कोड होगा। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली कोड नहीं दिख रहा है लेकिन उस साइट से रिलेटेड बाकी सेटिंग्स दिख रही हैं। साइट का नेम चेंज कर दो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया है, यानी कि हमारा पूरा कोड अब नेटलीफाई के पास है। और नेटलीफाई का कंप्यूटर, नेटलीफाई का सर्वर कहीं अलग होगा, कहीं भी दुनिया में रखा होगा उनका सर्वर। तो वहाँ से हमारा ये पूरा कोड उठ के आ रहा है हमारे ब्राउज़र तक। जैसे हम इस सर्च बार के अंदर URL डाल मतलब ये अपने वेबसाइट का URL डाल के एंटर दबाएंगे, ये नेटलीफाई के सर्वर तक एक रिक्वेस्ट जाती है। अब रिक्वेस्ट क्या होती है? बेसिकली आप समझ लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है। जैसे कि हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है जो कि वहाँ तक जा रहा है नेटलीफाई के सर्वर तक, और उसको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसको एकदम अच्छे से मैंने HTTP रिक्वेस्ट वाली वीडियो में बताया है। और एक्चुअल में इंटरनेट के अंदर कई तरह के मतलब प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें से एक प्रोटोकॉल है HTTP प्रोटोकॉल, जिसका यूज़ हम वेबसाइट्स के ऊपर अपने ब्राउज़र के अंदर करते हैं। मान लो हम एक नया टैब खोल लेते हैं, मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ। एकदम से नया टैब ओपन कर लिया मैंने, और फिर से मैं नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पर ऑल का फिल्टर देखो, यहाँ पे हो सकता है आपका ये फिल्टर ऑन हो, ये फिल्टर, और फिल्टर के अंदर अगर कोई CSS या JS ऐसा कुछ सेलेक्ट होगा तो नहीं दिखेगा। आप ऑल का फिल्टर सेलेक्ट कर दो तब दिखेगा। ठीक है, कोई भी दूसरा फिल्टर नहीं ऑन होना चाहिए, ऑल का फिल्टर ऑन होना चाहिए। तो आपने ऑल का फिल्टर ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे आप जो भी अपनी वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट, तुम इन जनरल कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, हम लोग अपनी ही वेबसाइट ले रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आए। हम जैसे इसमें डाल के एंटर करेंगे, यहाँ पर देखो कितनी सारी रिक्वेस्ट्स गई हैं, इधर बहुत सारी रिक्वेस्ट गई हैं। और ये जो सबसे पहली रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट गई है हमारे इस URL पे। हेडर्स के अंदर अगर आएंगे
तो हमें ये दिखेगा किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट गई है। तो ये यूआरएल वही है जो कि हमने यहाँ पे सर्च बार के अंदर एंटर किया था। तो इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट गई है और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स वाले टैब में जाओगे तो रिस्पॉन्स पूरा HTML फाइल है, ये वही HTML फाइल है जो कि हमने खुद से लिखा था। और इस HTML फाइल के अंदर फिर CSS कनेक्टेड है, जावास्क्रिप्ट भी कनेक्टेड होगा। तो ये सारा कुछ हमने कनेक्ट करके रखा है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऐसे ही साइकिल चलता है। हमने रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से रिस्पॉन्स आया है और फिर हमारी index.html जो फाइल है ये फिर रिक्वेस्ट भेजेगी। देखो ये CSS फाइल को रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा CSS फाइल को रिक्वेस्ट किसने भेजा है? अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये देखो यहाँ पर इनिशिएटर का टैब है, ये सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से दिखाया है। इसको, इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया है index.html ने, हमारा जो इंडेक्स फाइल था ना उसने इनिशिएट किया है। तो वही इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो ये सारी रिक्वेस्ट हमारी index.html फाइल ने इनिशिएट की है। और फिर आगे रिक्वेस्ट है, बाकी ये हमारी इमेज है जो सन की लोगो की इमेज है ये वाली। तो इस तरह से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करके हम लोग बात करते हैं। ऑलरेडी हमने HTTP रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन हमें पता नहीं है, हमने URL में सीधा एंटर कर दिया, रिक्वेस्ट चली गई है ना, एक HTTP रिक्वेस्ट है पूरी और हमें रिस्पॉन्स भी आ गया, हमारे ब्राउजर में चीज़ें खुल भी रही हैं। तो जब ये HTML आता है तो ब्राउजर उसको समझ के एकदम UI में तब्दील कर देता है, एकदम चेंज कर देता है। ये हम URL के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, URL के अंदर HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं URL का यूज़ करके। और फिर हमारी index.html फाइल बिहाइंड द सीन्स रिक्वेस्ट भेज रही है। यहाँ पे style.css पे और script.js पे भी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से ही बात हो रहा है सब कुछ। ये हमने देख लिया कि हम ऑलरेडी इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं, हम खुद से कोड कोई नहीं लिख रहे हैं एक्स्ट्रा, कि हम खुद से कोई कोड लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो तब वो रिस्पॉन्स जा रहा हो। वो ऑलरेडी हमारे ब्राउज़र के अंदर इनबिल्ट है। अगर तुम URL के अंदर कुछ लिख के मारोगे, एंटर मारोगे तो सीधा रिक्वेस्ट आ जाएगी, मतलब रिक्वेस्ट चली जाएगी और रिस्पॉन्स आ जाएगा जो भी सर्वर से है। और हमारे index.html यानी कि HTML फाइल के अंदर कोई भी अगर वैसा कुछ लिखा होगा जैसे कि ये लिंक करके है, स्क्रिप्ट टैग है और इमेज टैग है, तो उस पर भी ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट चली जाएगी। हमारे ब्राउज़र के अंदर ऐसा कोड ऑलरेडी लिखा है, ऐसा सेटअप है। रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है और रिस्पॉन्स को हमारा ब्राउज़र हमारे डिस्प्ले पे शो कर देता है। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। अभी हमें, और हाँ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इधर अगर आ जाएं हेडर में ही नहीं, मतलब रिस्पॉन्स में ही आ जाएं, तो ये जो भी रिस्पॉन्स आया है ये क्या है, ये एक HTML फाइल है। और इस केस में क्या है, ये एक CSS फाइल है, इस केस में भी एक CSS फाइल है। मतलब ये सब कुछ एक टेक्स्ट ही है, एट द एंड यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। लेकिन इस केस में एक इमेज है, एक इमेज आई है, लेकिन ये SVG इमेज है और SVG भी हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट ही आ रहा है, लेकिन प्रीव्यू में अगर करेंगे, प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो इसकी जो इमेज है एक्चुअल वो दिखा रहा है, ठीक है। तो हम HTTP का यूज़ करके केवल टेक्स्ट ही नहीं, इमेज भी, वीडियोस भी, ऑडियो भी, हर एक तरह का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं HTTP का यूज़ करके। तो एक और तरह का डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं JSON डेटा, ठीक है। तो हम JSON डेटा कैसे मंगाते हैं HTTP रिक्वेस्ट भेज के, तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी ये जो हमारी वेबसाइट है ये हमें JSON डेटा नहीं दे रही है, ये हमें कौन सा डेटा दे रही है, ये हमें दे रही है एक HTML वाला डेटा, ठीक है। ये हमें HTML डेटा दे रही है और HTML भी टेक्स्ट ही और JSON भी टेक्स्ट ही होता है। तो JSON क्या होता है मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ, और ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है JSON में, ठीक है। जो ब्रीफ में बताऊँगा बस उतना ही होता है। JSON बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, बस ऑब्जेक्ट तरह का होता है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट हमारा उसको ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। तो अभी हम चलो एक कोई दूसरी वेबसाइट देखते हैं जहाँ से हमें URL पे एंटर करेंगे तो हमें HTML फाइल नहीं मिलेगी रिस्पॉन्स में हमें दूसरे तरह का डेटा मिलेगा। अब चलो हमें कैसे मिलेगी वो वाली वेबसाइट। तो एक वेबसाइट है JSON प्लेस होल्डर, ठीक है, JSON प्लेस होल्डर। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, मैं इसका URL जो भी है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे जैसे सीधा सर्च करोगे JSON प्लेस होल्डर
इतना सर्च कर लोगे तो आपको फर्स्ट लिंक यही मिलेगी, फ्री फेक एपीआई करके, मतलब ये एक फेक एपीआई है। तो अभी एपीआई क्या होती है इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चल के, तो अभी थोड़ा सा वेट करो। तो ये बेसिकली हमें कई सारे यूआरएल्स देता है जहाँ से हमें HTML डेटा नहीं मिलेगा, जहाँ जिसपे जब हम रिक्वेस्ट मारेंगे तो HTML नहीं आएगा, हमें जेसॉन मिलेगा, एकदम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के जैसा मिलेगा। तो अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पर एक यूआरएल हमें दिख रहा है और कुछ कोड लिखा है, लेकिन केवल अगर इस यूआरएल को कॉपी कर लोगे और न्यू टैब, मैं एक न्यू टैब एकदम न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ और इस यूआरएल के अंदर, और जैसे मैं रिक्वेस्ट मारने से पहले, भेजने से पहले मैं अपना नेटवर्क टैब खोल लेता हूँ ताकि यहाँ पर भी हमें दिखे कि हमने क्या किया है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये देखो हमें एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप में कुछ मिला है ना, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ना। देखो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे कोई HTML नहीं आया है, कुछ भी HTML जैसा नहीं आया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं इसको अपने इसके अंदर script.js के अंदर मैं const यूजर इज इक्वल टू ऐसे अगर पेस्ट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये बस स्पेलिंग मिस्टेक वाली एरर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कंसोल के अंदर, मेरा जो कंसोल है, मैं वहाँ पे यूज़र अगर लिखता हूँ, ये एक मिनट, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मैंने कौन सा, अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये तो हमारा सर्वर है नहीं, हमारा जो ये लोकल होस्ट, ये ओपन कहाँ मैंने किया है, ये है हमारा, ये इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा वाला VS कोड का URL है ये यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे यूज़र दिख जाएगा, यूज़र। तो ये देखो एकदम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है, बस यहाँ पर आपको एक नया चीज़ दिख रहा होगा कि हर एक की के आगे करली ब्रैकेट नहीं है, डबल कोट्स लगा है यहाँ पे, हर एक की के आगे डबल कोट्स लगा है, और हर एक वैल्यू जो भी है स्ट्रिंग वहाँ भी डबल कोट्स लगा है। तो यहाँ पर जो जेसॉन होता है उसमें ये एक्चुअल में जेसॉन का सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स ये होता है कि हम हर एक की के आगे डबल कोट्स लगाते हैं, आगे नहीं, मतलब हर एक की को डबल कोट्स के अंदर रखते हैं, और अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी है तो उसको भी डबल कोट्स के अंदर रखते हैं। तो अगर हम चाहें तो एक जेसॉन नाम से फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ user.json, ठीक है। तो ये एक जेसॉन फाइल है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो देखो कोई एरर नहीं आएगी, एकदम सही से हाईलाइट हो गई है और मेरी की रेड कलर में हो गई है, वैल्यू जो भी सारी थी वो दूसरे कलर में हो गई, ग्रीन कलर में और अलग अलग कलर में हो गई है। एक बार शिफ्ट अल्ट F करके अगर फॉर्मेट करेंगे और मैं इसको फॉर्मेट प्रेटियर कर देता हूँ तो थोड़ा सा जो भी स्पेस था, अलाइनमेंट, वो फिक्स हो गया है। अभी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप चाहें इसको सिंगल कोट में कर दें, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा है अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सिंगल कोट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो एरर आ रही है, यहाँ पे दिखा रहा है अननोन वर्ड, ये तो वो वाला क्या बोलते हैं उसका एरर है। एक बार मैं Ctrl+Z करके वो टेक्स्ट जो भी था इसका एरर फिक्स कर देता हूँ, स्पेलिंग वाला एरर। अगर यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक नहीं, अगर हवर करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है क्विक फिक्स करके, तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं ऐड टू यूज़र सेटिंग्स। तो ऐड टू यूज़र सेटिंग्स कर देंगे तो ये हमारे डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, फिर ये एरर नहीं देगा। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब इसको अगर हम सिंगल कोट में करना चाहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये देखो एरर दे रहा है रेड कलर का, और यहाँ पर ये बोल रहा है वैल्यू एक्सपेक्टेड जेसॉन, मतलब कुल मिला के ये कुछ एरर दे रहा है। तो एरर ये है कि इसको हमें सिंगल कोट के अंदर नहीं करना है, हमें डबल कोट के अंदर करना है। लेकिन अगर हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आएँ और इसको सिंगल कोट के अंदर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो सिंगल कोट के अंदर कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है और एकदम सही से चल रहा है। और अगर हम अपने इस कंसोल में आते हैं तो भी एकदम यूज़र सही से काम कर रहा है। तो बेसिकली जो भी जेसॉन होता है, अगर हम डायरेक्टली जेसॉन लिख रहे हैं तो अगर पूरा का पूरा वो जेसॉन है तो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एकदम अच्छे से काम करेगा, एकदम वैलिड जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जेसॉन के अंदर सिंगल कोट लगाएंगे तो दिक्कत दे देगा। और अगर हम यहाँ पे मान लो हम जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर की के सामने
वो नहीं लगाते हैं ना डबल कोट्स। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट कर दें अल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है, ये करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से डबल कोट हट गया है और ये सब कुछ सिंगल कोट इसने लगा दिया है ऑटोमेटिक। यहाँ पे जो भी डबल कोट था की के आगे से हट गया है। तो ये जावास्क्रिप्ट जो हमारा फॉर्मेटर है प्रेटियर, उसने ऑटोमेटिक इसको एकदम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में प्लेन में बदल दिया है। लेकिन जो जेसॉन होता है वो भी एक वैलिड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, हाँ, यहाँ से अगर हम सिंगल कोट को हटा देंगे, सिंगल नहीं डबल कोट को हटा देंगे तो भी एरर आ जाएगी, तो भी यहाँ पे एरर आ जाएगी। और ये अब हमें बता रहा है, ये क्या बता रहा है, वही प्रॉपर्टी की मस्ट बी डबल कोटेड। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है साफ साफ एरर, जो भी प्रॉपर्टी का नेम है वो डबल कोटेड होना चाहिए। और ये सब ऐसा इसीलिए बता रहा है क्योंकि हमने फाइल का नाम अपने जेसॉन रख दिया है, यूजर डॉट जेसॉन। तो जैसे हम यहाँ से डबल कोट हटाते हैं वो इनवैलिड हो जाता है। तो और यहाँ पे अगर हम लास्ट में कॉमा रख देंगे तो भी एरर आ जाएगी। यहाँ पर अगर हवर करेंगे ट्रेलिंग कॉमा, ये बता रहा है मतलब एकदम लास्ट में कॉमा नहीं हो सकता है। तो जेसॉन में लास्ट में कॉमा नहीं हो सकता, जावास्क्रिप्ट के अंदर लास्ट में कॉमा हो सकता है, चाहे रखो चाहे ना रखो। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी कि शॉर्ट में जेसॉन देख लिया क्या होता है। तो जब भी तुम देखोगे एक रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जहां से जेसॉन आएगा तो कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में होगा। ये डबल कोट के अंदर सारी वैल्यूज होंगी, अगर की है तो वो सारा डबल कोट के अंदर होगा, और जो भी स्ट्रिंग है वो भी डबल कोट के अंदर होगा, ठीक है। तो अब ये बहुत सुंदर नहीं लग रहा है हमें, बहुत ही अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में लग रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम इन 150% कर दिया। तो एक एक्सटेंशन होता है जेसॉन प्रो व्यूअर, उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो एकदम जैसे वीएस कोड के अंदर हमारे अच्छे से दिखता है ना कलरफुल, ऐसे ही यहाँ पे भी दिखने लगेगा। तो मैं सर्च करता हूँ जेसॉन प्रो, पोर मैंने लिख दिया है, प्रो लिखना है, व्यूअर। ऐसे अगर सर्च करोगे तो ये गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे तो एकदम अच्छे से हमारा जेसॉन डेटा जो है वो पार्स होके आएगा। पार्स यानी कि मतलब कलर होके आएगा, पार्स का मतलब कलर नहीं होता है, एकदम प्रिटी होके आएगा। अब मैं इसको रिलोड अगर करता हूँ तो ये देखो एकदम से ये हो गया है अच्छा, और एकदम से कलरफुल आ रहा है, ठीक है। और हम इसको ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं, इसके पहले ऐसा नहीं था, हम इसको ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं और एकदम अच्छे से हमारा डेटा आ रहा है, जेसॉन डेटा आ रहा है अब। तो ये हो गया हमारा जेसॉन डेटा, और इसने कुछ यहाँ पे प्रिंट भी करवाया हमारे कंसोल के अंदर, ये हमारे एक्सटेंशन ने शायद प्रिंट करवाया है। तो इसको हटा देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, तो ये होता है जेसॉन डेटा, ये भी एकदम वैसे ही आता है जैसे हमारी HTML फाइल आती है। हम किसी भी URL पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे, हम अपने सर्च बार के अंदर उस URL को डाल के एंटर करते हैं और फिर रिस्पॉन्स में हमें वो डेटा मिलता है। और अगर हम नेटवर्क खोल लें, नेटवर्क टैब, और कुछ इन सारी चीज़ों को क्लोज कर देते हैं और फिर से हम इसको एंटर करते हैं URL पे, तो देखो ये हमें रिक्वेस्ट मिली है, मतलब रिक्वेस्ट हमने भेजी थी और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और फिर जैसे ही हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया ना, तो ये बहुत सारी CSS आ रही है। CSS इसीलिए आ रही है क्योंकि हम ये इसको कलराइज कर रहे हैं। अगर हम इस एक्सटेंशन को डिसेबल कर दें, कहाँ गया ये हमारा जेसॉन प्रो व्यूअर, तो ये बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। एक बार मैं रिलोड करता हूँ, ये क्या मैंने डिसेबल नहीं किया है, मैंने बस उसको पिन कर दिया था। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, यहाँ से डिसेबल नहीं होगा, मैनेज पे जाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे। तो फिर अगर हम रिलोड करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस केवल हमारा यूज़र का डेटा आया है और ये फेविकॉन डॉट आइकन जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो बस इतना ही आया है। और यहाँ पे ये देखो, ये जो रिस्पॉन्स आया है अभी HTML नहीं, यह है एक जेसॉन डेटा, एक जेसॉन फाइल आई है, फाइल बोलो या डेटा बोलो, एक जेसॉन टेक्स्ट आया है। और इसको हम ऐसे प्रीव्यू में जब जाएंगे तो एकदम ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा, वहाँ से सिंगल कोट डबल कोट ये सब कुछ हट जाएगा, मतलब सिंगल कोट होता ही नहीं, डबल कोट होता है, तो सारा डबल कोट हट जाएगा और हमें एकदम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में दिखेगा प्रीव्यू के अंदर। जैसे प्रीव्यू के अंदर इमेज जब हमने देखा था तो SVG था, जब रिस्पॉन्स के अंदर हमने देखा था तो SVG था, और जब प्रीव्यू के अंदर आ गए तो पूरा इमेज दिखने लगा। तो वही यहाँ पे दिख रहा है, इसको एकदम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करके दिखा रहा है ये
प्रीव्यू में जब आते हैं तो यहाँ पे और सारी फाइल्स जो आ रही थी CSS वो सब गायब हो गई। तो एक बार मैं फिर से इनेबल कर देता हूँ इस एक्सटेंशन को, और फिर से हम रिलोड करेंगे तो एकदम हमारा डेटा एकदम अच्छे से आ जाएगा। और इन सारी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दो तुम बस ये रिक्वेस्ट देख लो, और यहाँ पे हमारा जो डेटा आ रहा है एकदम JSON डेटा आ रहा है। अब ये तो हमने URL के अंदर डाल के हमने किया है, ठीक है, URL के अंदर हमने रिक्वेस्ट भेजी, आ गया है। इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें इस डेटा को चाहिए होगा तो हम कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करेंगे। हम इस डेटा को, मान लो हमें डेटा इसको एक्सेस करके फिर इसको हमें UI पे दिखाना है यूज़र को, तो हम क्या करेंगे? ये तो मैंने फाइल बनाई थी, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एक बार मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ। और फिर हम JSON प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, कहाँ खुली थी, मैंने यहाँ पे खोल रखी है, तो यहाँ पे इतना कोड लिखा है, तो इस कोड को कॉपी कर लो बस। तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने के लिए अभी हमें काफ़ी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। प्रोमिसेस होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको समझना होगा, उसके बाद ये कोड समझ में आएगा। तो बस हमने इतना सा कोड लिख दिया है। अब अगर हम अपने इस वाले यहाँ पे आएंगे और अपने पेज को रिलोड करते हैं, तो ये देखो वही डेटा आ रहा है यहाँ पे हमारे कंसोल के अंदर। यानी कि ये कुछ ऐसा कोड यहाँ पे लिखा है कि ये रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जा रही है हमारे इस URL के अंदर। और ये रिक्वेस्ट हम अब URL के अंदर एंटर करके नहीं कर रहे हैं। मैं इस URL को, इस टैब को क्लोज कर देता हूँ, और भी जो फालतू टैब्स मैंने ओपन कर रखे थे उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फोकस ऑन टुडे का एक ही है बस, ठीक है, मैं उसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मैं इस जावास्क्रिप्ट कोड को मैं कॉपी यहाँ से कट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अपने कंसोल के अंदर आके एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करके एंटर करता हूँ, देखो हमें ये प्रॉमिस कुछ यहाँ पे लिख के आया है। तो वही मैं बोल रहा था कि हमें प्रॉमिसेस समझने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये हमें डेटा भी मिल गया। एक बार फिर से देखना, मैं इसको क्लियर करके मैं फिर से एंटर करता हूँ। जो डेटा है वो थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि डेटा हमारे सिस्टम में तो है नहीं, डेटा कहीं दूर से आ रहा है सिग्नल के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। तो नेटवर्क को आके जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया है, अभी ये लग रहा है एकदम इंस्टेंटेनियसली आ गया है, लेकिन टाइम लग रहा है उसको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा सा बाद में ही आता है। तो यहाँ पे एकदम से वो डेटा आ जा रहा है। और अगर हम नेटवर्क टैब में जाएं, नेटवर्क टैब में यहाँ पे आ गए हैं, एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ऑल है, तो ऑल के अंदर ये हमारा सब कुछ दिखाता है, ठीक है। ऑल के अंदर जो भी फाइल हैं, हर एक तरह की रिक्वेस्ट दिखाता है, चाहे इमेज पे रिक्वेस्ट गई हो। HTTP रिक्वेस्ट हम केवल JSON पे या HTML पे ही नहीं भेज सकते हैं, हम इमेजेस पे भेज सकते हैं, हम मतलब वीडियोस पे भेज सकते हैं, CSS HTML जावास्क्रिप्ट हर एक तरह के रिसोर्सेज पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर होता है कि इमेज वाली रिक्वेस्ट तुम्हें देखनी है कि CSS की रिक्वेस्ट की, जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट की, फेच या XHR। तो हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ पे वो फेच रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो फेच रिक्वेस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम फेच का फिल्टर ऑन कर दें, नहीं तो ऑल का फिल्टर रहेगा, तब भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ऑल के अंदर ऑल टाइप की रिक्वेस्ट आ जाएंगी। तो हम जैसे कंसोल को क्लियर करते हैं, इसको भी क्लियर कर सकते हैं। और हम अपने कंसोल को यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, शो कंसोल ड्रॉ अगर कर देंगे तो ये कंसोल हमारा नीचे आ जाएगा। अब नीचे आने से क्या होगा कि हम यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे हमें इधर रिक्वेस्ट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिखेगा कि एक रिक्वेस्ट गई है, और कहाँ गई है वो भी दिखेगा, रिस्पॉन्स क्या आया है वो भी दिखेगा। तो मैं एंटर करूँगा, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, इधर देखो 1 लिख के आ रहा है। अब ये 1 कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल में जो हमारे URL में ये 1 लिखा है ना, इसके कारण आ रहा है, तो उसको तुम इग्नोर करो। और यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास हमने एक रिक्वेस्ट भेज दी है, और अगर फेच XHR करोगे तो ये फेच XHR कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये JS के कैटेगरी में नहीं, CSS की कैटेगरी में नहीं, और ये आता है ना तो मीडिया की कैटेगरी में, ये आता है इसके फेच XHR की कैटेगरी में। ऑल की कैटेगरी में तो आएगा ही, क्योंकि वो कोई कैटेगरी नहीं, सारी कैटेगरी इसको दिखाता है। फेच या XHR रिक्वेस्ट हमने भेज दी है, और ये रिक्वेस्ट गई है इस URL पर, यहाँ पर गई है। और रिस्पॉन्स क्या आया है? रिस्पॉन्स में अगर जाएंगे तो ये पूरा डेटा रिस्पॉन्स में आया है। और इसको अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो एकदम ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। तो ये हम कोड का यूज़ करके, अपने जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करके हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं।
अब हमें ये, हालांकि ये कोड समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, कैसे हो रहा है, क्या काम हो रहा है, लेकिन हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये जो console.log JSON कर रहा है, यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है। तो हम यहाँ पर चाहें तो इसको एक, यहाँ पे एक एरो, मतलब एरो फंक्शन है यहाँ पर, ये इतना एक एरो फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे console log हो रहा है, तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, और इसमें हम चाहें तो और भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो एक बार मैं, जैसे ही पेज हमारा रिलोड होगा, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी क्योंकि हमने अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लिख दिया है। तो पेज रिलोड होगी, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा और ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है और डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है इधर कहीं, JSON डेटा। तो फिर वही console log हो रहा है लाइन नंबर 4 से, यहाँ पे है, मैं इसको इधर कर देता हूँ ये। तो लाइन नंबर 4 से ये हमारा प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 4 हमारा यहाँ है, और हम चाहें तो इधर console log और भी कुछ कर सकते हैं, या got the data, ये हमने कर दिया। तो ये देखो got the data आ रहा है, फिर ये हमारा जो डेटा है एक्चुअल में वो प्रिंट होके आ रहा है। तो ये एक फंक्शन है। अब इसको हम एकदम इन डिटेल आने वाली वीडियो में देखेंगे, जब हम प्रोमिसेस सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये फेच क्या होता है। तो हमें तब समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा गोल है कि हम देख रहे हैं कि हम अपने कोड का यूज़ करके दूसरे दुनिया से, दूसरी वेबसाइट से बात कर सकते हैं और हमें डेटा मिल सकता है। और जो डेटा मिल रहा है उसको हम चाहें तो एक वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल में कैसे सेव करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिख सकते हैं, लेट यूजर डेटा इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाना है, हम यहाँ पे अभी एम्प्टी रख देते हैं। और जब हमारे पास डेटा आ जाएगा तो console log नहीं करना है हमें, console log तो कर ही रहे हैं वो ठीक है, हमें कर देना यूजर डेटा इज इक्वल टू JSON। JSON जो भी है, JSON के अंदर हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो अभी अगर हम यूजर डेटा अगर देखते हैं तो यूजर डेटा वेरिएबल के अंदर ये पूरा डेटा स्टोर हो गया है। अब ये डेटा आया है कहीं अलग से, लेकिन हमने अपने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो हम यहाँ पर बस यही देख रहे हैं कि कैसे हम एक URL पे रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट का यूज करके भेज रहे हैं, और ये सब कुछ इन डिटेल आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो और यहाँ पे हमें और भी चीज़ें समझनी जरूरी हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस नेटवर्क, मैं एक कंसोल को यहाँ से बंद कर देता हूँ, और इधर अगर मैं देखूँ तो हेडर्स यहाँ पे है, ठीक है। हेडर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, हेडर्स होते हैं, बॉडी होती है, वो सब कुछ हम देखेंगे, अभी देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हेडर्स लिख के आ रहा है ना, इस हेडर्स के अंदर एक तो है रिक्वेस्ट URL, मतलब किस URL पे हमने रिक्वेस्ट भेजी है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड है। ये रिक्वेस्ट मेथड जब हम URL के अंदर कुछ भी एंटर करके मारते हैं, एंटर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है गेट। लगभग काफ़ी केसेस में 80-90% केसेस में गेट रिक्वेस्ट ही भेजते हैं, ठीक है। मतलब URL के अंदर अगर हम कुछ भी एंटर करके भेजते हैं तो गेट रिक्वेस्ट ही जनरली भेजते हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट मेथड चेंज हो सकता है। गेट के अलावा एक सबसे कॉमन मेथड होता है, वो होता है पोस्ट। अब उसमें डिफरेंस क्या होता है, बस नाम का डिफरेंस होता है, और एक्चुअल में वो कन्वेंशन है, ठीक है। अभी आगे चल के देखेंगे, होता है अलग अलग डिफरेंस होता है, और काम भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी हो सकता है। अब फिर होता है स्टेटस कोड। ये स्टेटस कोड यानी कि जो भी रिक्वेस्ट भेजा था वो सक्सेसफुल हो गया है, ये सब कुछ है। तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं देखना है, हमें बस ये रिक्वेस्ट मेथड समझना है। अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपने URL पे एंटर करके गेट रिक्वेस्ट भेजना बहुत ही आसान है। इस URL को सीधा कॉपी करो और एंटर भेज, यहाँ पे करके एंटर मार दो, रिक्वेस्ट जो रहेगी गेट ही रहेगी। एक बार मैं रिलोड अगर कर देता हूँ फिर से, तो जो भी रिक्वेस्ट जाएगी ये गेट रिक्वेस्ट ही रहेगी, ये गेट रिक्वेस्ट ही है, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट है, सही है। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, और अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, वो चलो पहले देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हम सीधा ब्राउज़र के अंदर ऐसा URL के अंदर लिख के नहीं भेज सकते हैं। हम हालांकि जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर से भेज सकते हैं, लेकिन कोड से पहले हमें समझना होगा कि हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करके कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है पोस्टमैन।
मैं क्या लिख रहा हूँ, पोस्टमैन। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, डाउनलोड पोस्टमैन। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लो। मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। तो इसका एक ऑनलाइन वर्जन भी होता है, अगर हम चाहें तो हम इंस्टॉल ना करें, सीधा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम पोस्टमैन का एक्चुअल में, जो कंपनीज होती हैं ना वहाँ पे पोस्टमैन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है, हमारे VS कोड के अंदर भी एक थंडर क्लाइंट नाम से एक्सटेंशन होता है, उसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। पोस्टमैन बस स्टार्टिंग में मैं दिखा रहा हूँ, आगे चल के हम लोग थंडर क्लाइंट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एक्सटेंशन होता है, उसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, थंडर क्लाइंट को मैंने VS कोड के अंदर। लेकिन मैं अभी इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये हमारा पोस्टमैन इंस्टॉल हो गया है। एक बार मैं पोस्टमैन को बंद कर देता हूँ, बंद हो जा, बंद नहीं हो रहा है, ठीक है बंद हो गया। थंडर क्लाइंट को अनइंस्टॉल कर देता हूँ पहले, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कैसे इंस्टॉल करते हैं आपके सामने ही। ठीक है, मैं इसको मतलब रिलोड रिक्वायर्ड, चलो रिलोड भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टमैन ये खुल के आ गया। अब इसमें क्रिएट अकाउंट बोल रहा है, तो चलो क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं पोस्टमैन के अंदर। मैं करता हूँ क्रिएट अकाउंट, मैंने क्लिक कर दिया है शायद, ये अभी क्लिक हो गया। तो क्रिएट अकाउंट करते हैं और अपने गूगल का यूज़ करके ही लॉगिन कर सकते हैं हम, साइन अप विथ गूगल कर देंगे। और मैं अपना यही अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ, आपका जो भी अकाउंट हो वो चूज़ कर लो, फिर हमारा अकाउंट बन जाएगा। अब फिर ये साइन इन हो गया है, मतलब अकाउंट क्रिएट हो गया है, और ये हमारा पोस्टमैन लोड हो रहा है। तो सही है, अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा UI दिख रहा होगा, बहुत ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप चाहो तो सीधा इसी सेंड अ रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करो। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इस पे नहीं, सीधा माई वर्क स्पेस पे जाओ, माई वर्क स्पेसेस यहाँ पे आ जाओगे तो एकदम जैसे क्रोम के अंदर टैब्स होते हैं ना, उस तरह से मिल जाएगा टैब्स, जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र होता है उसी टाइप में मिल जाएगा आपको। और मैंने जो ऑलरेडी टैब था उसको क्लोज कर दिया। मैंने 2 टैब्स ओपन कर लिए, लेकिन हमें 2 टैब की ज़रूरत नहीं, एक ही टैब की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्रोम की तरह ही URL है, ठीक है, URL यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ पे देखो, पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, कॉपी, हेड, बहुत सारी रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, बस केवल गेट और पोस्ट, बस ज़्यादातर इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज के देखेंगे। और पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें कोई URL भी होना चाहिए। ठीक है, हमें कोई URL भी होना चाहिए जिसपे हम, जो URL पोस्ट रिक्वेस्ट को सपोर्ट करे। तो हम जेसॉन प्लेस होल्डर के अंदर अगर आ जाएंगे, तो कहाँ गया हमारा जो जेसॉन प्लेस होल्डर था, ये यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, इसको मैंने जूम इन कर लिया शायद, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, ये हमारा इधर, ये देखो गेट है, पोस्ट है, ये सब कुछ है। ठीक है, तो हम जिस URL पर हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे थे उसी पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी यहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन हम कोई दूसरा URL लेते हैं। यहाँ पर अगर हम गाइड पे आएंगे, ठीक है, ये गाइड पे आ गए तो इधर ये क्रिएटिंग रिसोर्सेस में यहाँ पर हमें ये दिखेगा कि पोस्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा URL है। अब यहाँ पे यूजर्स नहीं, ये पूरा हम अगर इस पे गेट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ और हमें बहुत सारी पोस्ट्स मिल जाएंगी। पोस्ट जैसे यूज़र कोई पोस्ट करता है ना, कुछ टाइटल डालता है, कुछ पोस्ट की बॉडी होती है, लिंक्डइन पोस्ट, ट्विटर का पोस्ट, वो तो उस तरह से कोई ये सारी पोस्ट मिल जाती हैं। तो इसी पे ये हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि हम नया पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 100 पोस्ट हैं, तो एक अगर हम हर एक की ID है, देखो पोस्ट की ID है 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पे 100 पोस्ट्स हैं। तो हम अगर एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेंगे तो हम उससे बोल रहे हैं कि एक नया पोस्ट वहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अब पोस्ट और पोस्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, तो समझ लो कि ये जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, ये वैसी पोस्ट है। पोस्ट यानी कि एक सोशल मीडिया पोस्ट है, और हम उस पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो एक मेथड है। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट का एक मेथड होता है। जैसे यहाँ पे अगर कोड देखोगे तो यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भेज रहे हैं, और ये अगर पूरे कोड को हम कॉपी करेंगे तो जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, चलो मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर मैं इसको हटा के मैं ये पूरा कोड कर देता हूँ, और इसको एक बार फिर से मुझे लाइव सर्वर के साथ ओपन करना होगा। मैंने ओपन कर लिया है, और इसको मैंने एक दूसरे टैब में ऑलरेडी ओपन कर रखा था, तो मैं ये टैब बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर हम आएंगे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस हमें एक बार रिलोड करना है इसको, और देखना है ये रिक्वेस्ट मेथड जो है ये है पोस्ट। रिक्वेस्ट मेथड क्या है? पोस्ट है। ये चेंज हो गया, अभी तक गेट था यहाँ पे, अब ये पोस्ट हो गया, क्योंकि हमने अपने कोड के अंदर यहाँ पे बता दिया है जो मेथड होगा वो पोस्ट है। आपको कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या है, क्या ये इतना खतरनाक सा कोड लिखा है, ये सब कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस URL पर हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, और पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग इसीलिए भेज पा रहे हैं क्योंकि जो इसका सर्वर है यानी कि बैकएंड है, वहाँ पर ये सेटअप हुआ है कि इस URL पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और गेट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। अगर ऐसा सेटअप नहीं होता तो केवल हम गेट रिक्वेस्ट ही भेज सकते थे। तो यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, और हम पोस्ट रिक्वेस्ट किसका यूज़ करके भेजेंगे? अभी हमने कोड का यूज़ करके भेजा है, अब हम पोस्टमैन का यूज़ करके भेजते हैं। यहाँ पर हम URL वाला डाल देंगे, और इस मेथड को चेंज कर देंगे। अगर तुम इसको क्लियर करते हो तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ये मेथड, अगर तुम कुछ भी नहीं सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये गेट बन जाएगा। तो इसको तुम क्लियर करो चाहे ना करो, ये ऑटोमेटिक अगर हम पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट अब जाएगी, और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हमें और भी चीज़ें भेजनी होती हैं। ठीक है, अगर हम केवल ऐसे ही रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो ये कोई एरर नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि तुमने एक नया पोस्ट क्रिएट कर लिया है, और उस पोस्ट की ID जो है वो है 101। यहाँ पे 100 पोस्ट ऑलरेडी थी। इधर हमारे कहाँ गया हमारा ये, मैं उस URL को एक बार फिर से मैं पेस्ट करता हूँ। तो इधर 100 पोस्ट ऑलरेडी थी, और हमने एक पोस्ट क्रिएट कर दिया है, लेकिन हमने झूठ मूठ का क्रिएट किया है। एक्चुअल में ये क्रिएट नहीं हो रहा है, बस ये हमें बता रहा है कि तुमने क्रिएट कर दिया है। अगर हम एक्चुअल में क्रिएट कर रहे होते तो यहाँ पर 101 आ जाता। ठीक है, हम आगे चल के एक एक्चुअल में खुद की API बनाएंगे। मैं आपको एक API बना के दूंगा जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में क्रिएट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हमें दिखेगा जो भी हम नया क्रिएट करेंगे वो हमें दिखेगा, ये 101 हो जाएगा। तो इन लोगों ने इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनका डेटाबेस भर जाएगा। इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत लोग कूड़ा कबाड़ा उल्टा सीधा क्रिएट करते जाएंगे और वो भरता जाएगा उनका डेटाबेस। तो ये लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि बस तुमने एक पोस्ट क्रिएट कर लिया है, उसकी ID ये है, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा नहीं है ना। जो भी हमें क्या चाहिए, हमें यूज़र ID चाहिए, और यूज़र मतलब पोस्ट की ID चाहिए, टाइटल चाहिए, बॉडी चाहिए। तो हमें वो सारा डेटा भेजना होगा यहाँ से। हम अपने इस सॉफ्टवेयर से, जो हमारा पोस्टमैन सॉफ्टवेयर है, यहाँ से भेजेंगे। मैं एक बार देखता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने जूम इन कर दिया है, इतना जूम इन ठीक है। तो हम जब यहाँ से डेटा भेजेंगे तो ये बॉडी के अंदर भेजते हैं, और बॉडी के अंदर हम JSON फॉर्मेट में भेजेंगे। अब ये JSON फॉर्मेट यहाँ से किधर मिलेगा हमें? इधर मुझे JSON नहीं दिख रहा है, तो इधर हम अगर रॉ पे क्लिक करते हैं तो रॉ जैसे ही क्लिक करेंगे, वो पहले ही नन पे क्लिक था, ठीक है, लेकिन हम जैसे ही रॉ पे क्लिक करते हैं इधर एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, और फिर उसके अंदर JSON मिलेगा हमें। ठीक है, एक बार देखना, ये टेक्स्ट का ऑप्शन वैसे नहीं दिख रहा है। जैसे हम रॉ पे क्लिक करते हैं ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर ये JSON का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक JSON ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, एक JSON भेज सकते हैं जिसके अंदर कोई डेटा हो सकता है। तो मैं एक इसी का जो फर्स्ट यूज़र है इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे शायद कॉपी करने का ऑप्शन आता है,
राइट क्लिक करो तो किसी तरह से तो आता है, मैंने देखा है यहाँ पे ऑप्शन आता है। ऐसे आ नहीं रहा है ऑप्शन। एक बार मैं इसका चार्ट व्यू करता हूँ, JSON इनपुट, कोई नहीं। तो कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आता है, मैंने देखा है, शायद इस एक्सटेंशन में नहीं, किसी दूसरे एक्सटेंशन में आता होगा। कोई बात नहीं, हम इधर चले जाएंगे JSON इनपुट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह से मिल जाएगा, एकदम JSON फॉर्मेट में। तो यहाँ पर एकदम ट्री के स्ट्रक्चर में आ रहा है, और JSON इनपुट में अगर चले जाएंगे तो एकदम से ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे और हम इधर पेस्ट कर देंगे। और यूज़र आईडी और पोस्ट आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हमें, अगर हम यहाँ पे आ जाएं, जो JSON प्लेस होल्डर की वेबसाइट है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ये बॉडी के अंदर, देखो ये बॉडी है, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम बता रहे हैं टाइटल, बॉडी और यूज़र की आईडी, टाइटल बॉडी और यूज़र की आईडी, ठीक है। तो हमारी पोस्ट की ये बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं सेंड करूँगा, मैं बस सेंड करूँगा, तो ये हमें रिस्पॉन्स दे रहा है कि तुमने एक नया ऑब्जेक्ट, नया पोस्ट क्रिएट कर दिया है बैकएंड में, और उसकी आईडी है ये 100। तो ये हम अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज के बेसिकली कन्वेंशन होता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट जब भेजा जाएगा तो उसके साथ कोई डेटा जाएगा, और वहाँ पर बैकएंड में कुछ क्रिएट होगा, हम कुछ नया चीज़ क्रिएट करेंगे। तो जब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बेसिकली कुछ क्रिएट करने के लिए ही, मान लो एक यूज़र ने अपना अकाउंट क्रिएट किया, तो उसका पूरा डेटा हम बैकएंड में भेजेंगे, तो पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करके भेजेंगे। तो ये हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट, हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और हम ये अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, ये पोस्टमैन जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ करके भेज रहे हैं। और यही सेम चीज़ हम अपने VS कोड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ, और मैं अपने VS कोड के अंदर इंस्टॉल करता हूँ एक एक्सटेंशन जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। तो ये एकदम पोस्टमैन की तरह ही है, ये पोस्टमैन की कॉपी है एकदम। पोस्टमैन बहुत ही पहले से था, थंडर क्लाइंट अभी नया आया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। जैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ पे एक थंडर क्लाइंट का आइकन आ जाएगा, और इधर एक न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन रहेगा। इस पर जब क्लिक करोगे तो ये देखो एकदम URL जैसा आ गया है, और इधर गेट पोस्ट ये सब कुछ करके आ गया है, अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो, तो वो चीज़ आ गया है। तो इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना URL डाल देता हूँ, मैं पोस्ट का ही URL डाल देता हूँ, पोस्ट का ही। और इधर अगर हम गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट सेलेक्टेड है, गेट रिक्वेस्ट जाएगा। और इधर हमें जो भी 100 वो थे, 100 वो थे पूरे पोस्ट, सारे पोस्ट हमें इधर JSON फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसको हम चाहें तो ऐसे बड़ा कर सकते हैं। इधर यहाँ कोने में आपको एक एक्सपैंड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर अगर क्लिक कर दोगे तो एकदम बड़ा हो जाएगा, और हम इसको एकदम बड़े में अच्छे से देख सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं। फिर इधर ये मेरे पीछे आइकन आ रहा होगा, ये क्लोज कर सकते हैं। तो इधर भी हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ऐसे ही, और पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इधर अगर चेंज कर देंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें बॉडी में JSON भेजना पड़ेगा। यहाँ पे बॉडी ऊपर ही आ रहा है ये बॉडी, और इधर हमें ये दिख रहा है सीधा JSON, ठीक है, ऊपर ही दिख रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा हिडन था। यहाँ पे हमें ये बॉडी के अंदर हमें ये रॉ सेलेक्ट करना पड़ा था, फिर JSON सेलेक्ट करना पड़ा था ऐसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सही है, पहला ही JSON है, क्योंकि ज़्यादातर कॉमन होता है JSON ही भेजना। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी JSON भेज सकते हैं जो कि हमने कॉपी किया था, और जैसे ही हम इसको भेजेंगे, हमें आईडी भेजने की ज़रूरत नहीं है, अगर भेज भी देंगे तो उसको इग्नोर कर देगा। मैं सेंड करता हूँ, ये देखो ये आईडी उसने हमारी आईडी इग्नोर कर दी है, उसने खुद से अपनी आईडी दे दी है ये 101। तो जितनी बार भी क्रिएट करोगे ना, ये 101 आईडी ही देगा, लेकिन एक्चुअल में अगर क्रिएट कर रहा होता तो 101 102 ऐसे बढ़ता जाता है। और जब हम गेट कर रहे थे तो उसमें भी नया नया ऑब्जेक्ट आता। तो अब हमने सीख लिया है कि अलग अलग तरह से रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, कैसे गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में हमें जब हम काम करेंगे तो धीरे धीरे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पुट, डिलीट, पैच, ये सारे अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट होते हैं
तो बेसिकली अगर डिलीट पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हालांकि करने को कुछ भी कर सकता है सर्वर, ठीक है। तुम डिलीट रिक्वेस्ट भेजोगे, वो वो चाहे तो नया पोस्ट क्रिएट कर सकता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, नया यूज़र क्रिएट कर सकता है। लेकिन कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है कि अगर डिलीट रिक्वेस्ट आएगी तो किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए आई है और तुम्हें डिलीट करना है, तो 100% केस में तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, डिलीट रिक्वेस्ट भेजने पर डिलीट ही होगा ऑब्जेक्ट, कोई भी रिसोर्स जो है वो डिलीट होगा। तो ये डिलीट रिक्वेस्ट होती है कोई भी चीज़ डिलीट करने के लिए, गेट रिक्वेस्ट होती है कोई भी बैकएंड से डेटा मंगाने के लिए, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है कुछ भी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कुछ भी क्रिएट करने के लिए, और पुट रिक्वेस्ट होती है कुछ भी बेसिकली मॉडिफाई अगर करना है थोड़ा बहुत, और पैच रिक्वेस्ट भी मॉडिफाई करने के लिए होती है। थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, आगे जब हम यूज़ करेंगे तब हम देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर कि सर्वर कौन सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस रिक्वेस्ट पे मतलब उस टाइप का हमें मेथड भेजना होता है। तो ये अभी हमने बस केवल गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना ही देखा है। डिलीट रिक्वेस्ट आप चाहो तो भेज सकते हो। यहाँ पर अगर हम जेसॉन प्लेस होल्डर पे आएंगे तो इधर पैचिंग, देखो ये पैच रिक्वेस्ट है, ठीक है, पैचिंग, इधर पैच रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो पैच रिक्वेस्ट में चीज़ों को अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे हमें उतना सही से नहीं समझ आएगा क्योंकि ये एक्चुअल में अपडेट नहीं कर रहा है, वैसे हमें बता दे रहा है कि तुमने अपडेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है। अगर हम डिलीट वाला रिक्वेस्ट भेजें तो ये देखो हमें मेथड को डिलीट कर देना है, यानी कि अगर हम कोई भी पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, अगर मैं यूआरएल पे एक ये यूआरएल मतलब यूआरएल में ये डाल के एंटर करता हूँ तो ये पोस्ट 1 यानी कि जो हमारी 100 पोस्ट थी उसमें से 1 नंबर वाली पोस्ट है, अगर यहाँ पे 10 डाल दोगे तो 10 नंबर वाली पोस्ट आ जाएगी। और इसको अगर तुम्हें डिलीट करना है 10 नंबर वाली पोस्ट को, तो यहाँ से तुम डिलीट रिक्वेस्ट भेजोगे, यहाँ पे बस तुम्हें रिक्वेस्ट को कर देना है डिलीट, और बॉडी वाडी की कुछ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रहेगा भी तो कोई वहाँ पे इग्नोर कर देगा जो सर्वर है, ठीक है। तो अगर हम सेंड करेंगे तो बस ये बता देगा कि ओके डिलीटेड, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिलीटेड लिख के नहीं आया, लेकिन 200 रिस्पॉन्स और स्टेटस ओके ऐसा अगर करके आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा काम हो गया है, ठीक है, हमने जो भी किया था वो हो गया। लेकिन अगर इसी पे फिर से हम गेट रिक्वेस्ट भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा ये गेट, तो एक्चुअल में ये ना तो क्रिएट करता है ना तो डिलीट करता है। उन लोगों ने 100 पोस्ट, जो भी जेसॉन प्लेस होल्डर वाले हैं, इन लोगों ने 100 पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रख दिए हैं, उसी उनको बार बार देते हैं, हमें झूठ मूठ का बता देते हैं क्रिएट हो गया और झूठ मूठ का बता देते हैं डिलीट हो गया, इसीलिए इसका नाम है फेक एपीआई। फेक मतलब एकदम अच्छे से एकदम एक्चुअल एपीआई नहीं है, ये फेक एपीआई है। जब हम लोग एक्चुअल एपीआई के साथ काम करेंगे तो वहाँ पे एक्चुअल में डिलीट हो जाएगा, और फिर उसको अगर गेट करने जाएंगे तो बोलेगा नहीं, एरर आ जाएगी, 400 यहाँ पे एरर आ जाएगी, जो 200 आ रहा था ना ये एरर आ जाएगी। और ये अलग अलग जैसे अभी ये 200 आ रहा है, ये 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, और उसकी अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है। तो वो जाके तुम यहाँ पे देख सकते हो, और किसी भी उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पे आके देख लो, अगर रेड कलर है तो यानी कि दिक्कत है, और अगर ग्रीन कलर है तो यानी कि सही हो गया काम। और 200 मेनली अगर तुम्हारा जो भी रिस्पॉन्स है वो सही रिस्पॉन्स होता है तो 200 आता है, और अगर कोई भी एरर हो जाती है तो 400 या 500 आता है। और उसमें अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स होता है, वो सब आगे आने वाली वीडियोज़ में जैसे से हम यूज़ करेंगे तो हम देख लेंगे। 500 रिस्पॉन्स यानी कि सर्वर में कोई एरर है, और 400 रिस्पॉन्स आ रहा है यानी कि तुमने कुछ गलत डेटा भेजा है तो 400 होता है, तो वो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। नहीं तो तुम चाहो तो यहाँ पे स्टेटस कोड्स और यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स कोड, और इधर तुम्हें हर एक का तुम्हें एकदम इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्या चीज़ क्या होता है। और इसके अलावा भी एक कोई वेबसाइट थी, वहाँ पे भी था, MDN पे तो था ही, तो तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो स्टेटस कोड, इस पर वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है अभी, बस हमें डेटा से ही मतलब है, और आगे आने वाली वीडियो में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो हाँ, तो ये हमने देख लिया अपने इसका यूज़ करके, VS कोड का यूज़ करके, एक्सटेंशन थंडर क्लाइंट का यूज़ करके हम अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट, गेट, पुट
पोस्ट, डिलीट और पैच रिक्वेस्ट भी भेज के देख सकते हो, बस चीज़ों को अपडेट कर रहा होगा वो। लेकिन बस हमने ये देख लिया कि अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट टाइप होती हैं जो कि हम अपने कोड का यूज़ करके भी भेजते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके भी भेजते हैं। तो ये जो JSON प्लेस होल्डर API है, इससे जो डेटा मिलता है वो डेटा बस देखने के लिए है, यूज़ करने के लिए नहीं है। मतलब इसमें ना तो टाइटल काम का है ना तो कुछ भी काम का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेटा यहाँ पे नहीं है, यूज़फुल नहीं है। तो हम एक दूसरा API देखेंगे, एक है डॉग API। अगर यहाँ पे सर्च करोगे डॉग API तो तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा डॉग API। यहाँ पर हमें एक्चुअल डेटा मिलेगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम डॉग की इमेजेस मिलती हैं। अगर यहाँ पे एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे हम, मैं एक काम करता हूँ, अगर यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, मैं ये खोल देता हूँ। हाँ, अब ये आपको क्लियरली दिख रही होगी इमेज। अगर मैं इस फेच पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज डॉग की चेंज होती रहेगी बार बार, ठीक है। तो ये एक ऐसा URL है जिस पे अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये JSON डेटा आ रहा है और उसके अंदर एक इमेज का URL है जो कि हम अपने ब्राउज़र के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस API का यूज़ करके हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि ये हमें डॉग की इमेज दिखे, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाएं, यहाँ पे तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम जैसे ही इस फेच बटन को प्रेस करेंगे, इधर एक रिक्वेस्ट जा रही है, देखो रैंडम करके रिक्वेस्ट जा रही है और उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसको प्रीव्यू अगर करके देखेंगे तो रिस्पॉन्स के अंदर ये मैसेज है, ठीक है। एक बार मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर ये मैसेज है और मैसेज के अंदर ये पूरी डॉग की इमेज है। अगर इसको हम कॉपी कर लें राइट क्लिक करके, कॉपी वैल्यू, और न्यू URL में जाएंगे और एंटर करेंगे तो देखो ये यही डॉग की इमेज है, ठीक है। तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हम कुछ यूज़फुल बना सकते हैं। तो चलो हम इसको यूज़ करेंगे और यूज़फुल बनाएंगे। अब ये डॉग की इमेज, ये URL हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है, लेकिन हम इसको अपने वेबसाइट पे यूज़ करेंगे। कैसे? हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। हम कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे? हमने ऑलरेडी कोड रखा था, यहाँ पे लिखा था फेच रिक्वेस्ट, और ये जो है ये गेट रिक्वेस्ट है। अगर हेडर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये गेट दिखा रहा है, इधर ये गेट, तो गेट रिक्वेस्ट हमें भेजना है। और गेट रिक्वेस्ट भेजना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें टाइप भी नहीं बताना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट चली जाती है। तो हम ये URL को चेंज करके हम एक गेट रिक्वेस्ट भेज देते हैं और मैं यूज़र डेटा को हटा देता हूँ यहाँ पे, बस इतना ही करते हैं। तो हम अपने इसके अंदर आ जाते हैं, कोड के अंदर। बस हमने यहाँ से URL को कॉपी कर लिया है, बस इतना ही किया है। और हम इधर आ जाएंगे अपने कंसोल के अंदर, तो हमें ये देखो सक्सेस गॉट द डेटा, हमें ये दिख रहा है, ठीक है। और हमें एक URL दिख रहा है इधर इसके अंदर। तो हम इस URL को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम इसको अगर सीधा URL में अंदर डाल देंगे अगर सर्च बार में, तो हमें डॉग की इमेज दिख जाएगी। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, एक इमेज को यहाँ पे एक इमेज टैग लगा दें और उसके सोर्स को अपडेट करते रहें। नहीं तो हम चाहें तो एक नया इमेज ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिसे कंसोल लॉग कर रहे हैं, तो एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन है इतना, इसके अंदर हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट मैं यहाँ पर एक इमेज टैग लगा देता हूँ, इमेज टैग। इसका सोर्स अभी एम्प्टी रखते हैं, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सोर्स रहेगा। और इसका मैं अल्ट टैग में दे देता हूँ डॉग, बस मैं यहाँ पे डॉग देता हूँ। तो डॉग देने पे यहाँ पे ब्रोकन आ रहा है, मैं अल्ट टैग नहीं दूंगा, हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इधर हटा देता हूँ, तो एकदम से हमारा ये पेज खाली दिख रहा है, अभी एकदम से एम्प्टी है। और फिर हम क्या करेंगे, हम ये console log JSON, यानी कि हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ये जो JSON यहाँ पे है, जो भी वेरिएबल है, जिसके अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक की है मैसेज। तो अगर हम यहाँ पे JSON.message कर दें, मैसेज, तो ये इतना URL केवल आ रहा है। तो हम उस इमेज को सेलेक्ट करके उसका URL चेंज कर सकते हैं। अब इमेज चाहें तो हम इसके अंदर सेलेक्ट करें, document.query selector, लेकिन हम उसके अंदर नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम यहीं पे सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो
बार बार सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है, हम एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इमेज टैग बता देंगे, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इमेज का जो सोर्स है, अगर अभी हम देखें इमेज डॉट src, तो इमेज का सोर्स अभी एकदम से एम्प्टी है। ठीक है, एकदम से एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ दिखा रहा है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है जो कि ये हमारा URL ही दिखा रहा है। तो हम इमेज डॉट सोर्स को अपडेट कर देंगे। कैसे? हम लिखेंगे इमेज डॉट सोर्स इज इक्वल टू जेसॉन डॉट मैसेज। ठीक है, ऐसा कर देंगे तो ये देखो हमें डॉग की इमेज मिल गई। अब ये डॉग की इतनी बड़ी इमेज आ रही है, हम इसकी विड्थ फिक्स कर देते हैं थोड़ा सा CSS लगा के। तो हम इसी के अंदर सीधा स्टाइल टैग लगा देंगे, स्टाइल विड्थ, और फिर विड्थ को कर देते हैं 500 पिक्सल। बस 500 पिक्सल कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी जूम करके रखा है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट ही कर देते हैं, 100% ही कर देते हैं। तो 500 पिक्सल इतना बड़ा सही है। ठीक है, तो ये डॉग की इमेज आ रही है और हमने कहाँ से अपडेट किया है, हमने जैसे ही हमें डेटा मिल रहा है यहाँ पे, जिससे कंसोल लॉक कर रहे हैं, कंसोल लॉक के बाद हम इसको भी कर दे रहे हैं, सीधा इमेज का सोर्स अपडेट कर दे रहे हैं। और अगर हम बार बार रिलोड करेंगे तो ये देखो, बार बार रिलोड करेंगे तो बार बार ये रैंडम इमेज हमें मिल रही है। सही है, एकदम मस्त काम कर रहा है। तो मैं ये कर देता हूँ, एक बार मैं ये कंसोल लॉग हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ये भी हटा देते हैं। और अब अगर आप चाहें तो एक बटन के प्रेस होने पर ये कोड रन करवा सकते हैं और डेटा फेच कर सकते हैं। तो हम एक यहाँ पे बटन एक ऐड कर देते हैं, बटन टैग लगा दो, नहीं तो कोई भी टैग लगा दो, और गेट रैंडम इमेज, गेट रैंडम इमेज ये मैंने लगा दिया है। और इस रैंडम इमेज को हम, मतलब इस बटन को हम ऊपर रख देंगे यहाँ पर। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, ये एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि ये दोनों इनलाइन एलिमेंट हैं। मैं इसको एक डिव के अंदर रख देता हूँ, तो एकदम न्यू लाइन में रहेगा ये। ठीक है, तो गेट इमेज है। अब इस पे हम प्रेस करने पे चाहें तो नई नई इमेजेस को हम फेच कर सकते हैं। कैसे? हम इस कोड को हम ऐड इवेंट लिसनर के अंदर रख देंगे। हम अपने बटन को सेलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इमेज, इमेज नहीं बटन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बटन पे हम इवेंट लिसनर लगा देंगे, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक, और क्लिक करने पर हम एक फंक्शन को फंक्शन यहाँ पे डाल देंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हम इतना कोड रन करवा देंगे, बस हमें इतना सा करना है। जैसे हम क्लिक करें हमारा ये पूरा कोड रन हो जाए। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में एकदम एम्प्टी रहेगा। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखो रैंडम इमेज आ गई, ये देखो रैंडम इमेज आ गई। और हम अपना, अगर मैं इसको डार्क मोड ऑफ कर देता हूँ तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है रैंडम इमेज। ठीक है, और इसको मैं एक पी टैग के अंदर रख देता हूँ। पी टैग के अंदर रखने से थोड़ा सा गैप आ जाएगा इन दोनों के बीच में। मैं एकदम गेट करता हूँ तो थोड़ा सा गैप आ गया बटन के बीच में। तो सही है, एकदम सही से काम कर रहा है। और अगर हम नेटवर्क के अंदर जाते हैं, नेटवर्क के अंदर मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, और फेच XHR ये वाला अगर सेलेक्टेड है, या तो ऑल भी सिलेक्टेड है या तो ये भी सिलेक्टेड है, दोनों में से कोई भी सिलेक्टेड है, तो हम गेट रैंडम इमेज अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो एक रिक्वेस्ट जा रही है और ये गेट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है। और रिस्पॉन्स में हम केवल इस URL का यूज़ कर रहे हैं और जो हमारी इमेज का सोर्स है उसको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे इमेज का सोर्स देखना चेंज होगा, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा ये चेंज हो जाएगा। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये जो कोड है, ये मिस्टीरियस सा कोड जो लिखा है, इसका क्या मतलब है, कैसे हो रहा है काम, सब कुछ, ये सब कुछ हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे इस कोड का क्या मतलब है और कैसे ये काम कर रहा है। तो बेसिकली ये जो भी डेटा हमें मिल रहा है ये कहीं अलग से मिल रहा है और थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। अगर आप देखोगे तो मैं गेट जैसे ही करूँगा URL तुरंत नहीं अपडेट हो जाएगा, हल्का सा, मतलब आधे सेकंड का आधा सेकंड टाइम लगेगा। देखो मैंने क्लिक कर दिया, लगभग आधा सेकंड लगा, है ना। तो मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर ये इमेज का URL अपडेट होता है,
फिर यहाँ पे इमेज लोड होती है। ये देखो मैंने क्लिक करके हाथ भी हटा लिया, तब ये जाके लोड हो रहा है। मैं क्लिक करके ये हाथ जोड़ लिया, ठीक है, तो इतना टाइम लग रहा है, फिर डेटा आ रहा है। तो जब डेटा कहीं और रखा होता है किसी दूसरे लोकेशन पे, तो उसको आने में टाइम लगता है। तो अगर हमारा ऐसा कोड हो कि वो वेट करता रहे उतने टाइम तक, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये सब कुछ फेच यूज़ कर रहे हैं, और एकदम से अलग सा कोड है जो कि हमने ऑलरेडी नहीं देखा है। तो इन सबको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि जब डेटा आ रहा होता है तो हमारा ब्राउज़र क्या करता है उस टाइम पे, और कैसे उसका अलग से वेट करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम एकदम अच्छे से समझेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये जो छोटी सी हमने एप्लीकेशन बना ली, ये एक्चुअल में हम एक दूसरी वेबसाइट से बात कर रहे हैं, ठीक है। और एपीआई क्या होती है, एपीआई यही होती है एक्चुअल में, ठीक है। ये जो यूआरएल है, जो दूसरे जो कि जनरल टर्म्स में एपीआई यही होती है कि दूसरे वेबसाइट से बात करने के लिए जो यूआरएल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एपीआई होती है। लेकिन एपीआई पे मैं एक इन डिटेल वीडियो बना दूंगा क्या होती है, और अच्छे से समझा दूंगा कि एपीआई केवल यही नहीं होती है, ये भी एक तरह की एपीआई है, इसको बोलते हैं रेस्ट एपीआई। उसके अलावा भी अलग अलग एपीआईज होती हैं, तो लेकिन जनरली इसी को सब लोग एपीआई मानते हैं, ठीक है। तो ये है एपीआई। हमने एपीआई से बात करना सीख लिया है, लेकिन हमने अभी ये नहीं समझा है कि ये एक्चुअल में कोड जो है ये कैसे काम कर रहा है और क्या कर रहा है, ये बिहाइंड द सीन्स और फ्रंट एंड द सीन्स, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स और आगे पीछे सब कुछ कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने कोड का यूज़ करके भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपने यूआरएल का यूज़ करके भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। और स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि पोस्टमैन, उसका यूज़ करके हम अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। केवल जो हमारा ब्राउज़र का यूआरएल है उसका यूज़ करके हम केवल गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है उसका यूज़ करके हम अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, डिलीट, अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जो हमारे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि पोस्टमैन, और ये जो हमारा एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट, इसका भी यूज़ करके हम कई कई तरह के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट। तो ये अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट होती हैं और उनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम जब यूज़ करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये इसका काम क्या होता है और कैसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। सब कुछ हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे कोड लिख के भेजेंगे और समझेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका तुरंत ही रिप्लाई करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और अगर आपका कोई भी दूसरा कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट भेजने की ज़रूरत है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो और फिर वहाँ पे अपने कोड का, अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मेरे अलावा भी कई लोग हैं वो लोग भी सॉल्व करेंगे। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो हम लोग हर संडे को लाइव करते हैं गूगल मीट पे। उस गूगल मीट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।